हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे मार्कोस कमांडोज को देख भागे समुद्री लुटेरे। नेवी ने सोमालिया में अगवा जहाज से 15 भारतीयों को बचाया, जिसके बाद पूरी दुनिया में होने लगी भारतीय कमांडोज की वाहवाही। जिसके बाद दोस्तों बताएंगे कैसे अमेरिकी कहने लगे कि उन वीडियोज को जो बाइडेन को भेजा जाए, जिससे पता चले जो बाइडेन को भी कि ऐसे भी बचाया जा सकता है। बताएंगे दोस्तों कितनी ज्यादा तारीफें मिली है भारतीय कमांडोज को। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां चीन के राजनयिक आरएसएस के मुख्यालय गए, ग्लोबल टाइम्स में मोदी सरकार की तारीफ की। आखिर इस बदली नीति की क्या है वजह है? क्या चीन को पता चल चुका है कि मोदी दोबारा आने वाले हैं? क्या उनके दोबारा आने की आहट लग चुकी है चीन को? ये सबसे बड़ी जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे बीएसएफ जवानों को लेकर जा रहा वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 17 जवान अपने हुए घायल। जी हाँ, और साथ ही साथ आपको बताएंगे बंगाल में हुए हमले को लेकर ईडी का पहला बयान। कहा जान लेने के इरादे से लोगों ने किया था, 800 लोगों ने किया था अटैक, जहां पर 2 अफसरों के सिर फोड़े, फोन पर्स छीने गए। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। चलते पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारतीय मार्कोस कमांडोज को देख भागे समुद्री लुटेरे। नेवी ने सोमालिया में अगवा जहाज से 15 भारतीयों को बचाया। जी हाँ, आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाजा था। बीच समंदर डाकुओं पर नेवी के मार्कोस कमांडोज टूट पड़े और सोमालिया तट पर अगवा हुआ जहाज से 15 भारतीयों को बचा लिया गया। 15 भारतीयों सहित सभी चालक दल को सुरक्षित बचा लिया गया है। इसके पहले बताया गया था कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस चेन्नई अगवा किए गए जहाज एमवी लीला नोरफोक के पास सोमालिया तट के पास पहुंच गया। इसके साथ ही युद्धपोत ने अपना हेलीकॉप्टर लॉन्च किया और समुद्री डाकुओं को जहाज को छोड़ने की चेतावनी दे दी। वहीं यह भी बताया गया कि मरीन कमांडो मार्कोस ऑपरेशन के लिए तैयार है। कमांडोज ने पहुंचते ही अगवा हुई जहाज की ऊपरी डेक को साफ कर दिया। भारतीय नौसेना के समुद्री कमांडोज द्वारा इसे साफ किया गया। इस पूरे अभियान पर भारतीय नौसेना मुख्यालय कड़ी नजर रख रहा है। जानकारी के मुताबिक मरीन कमांडोज मार्कोस ऑपरेशन के लिए पहुंचे थे। सैन्य अधिकारियों ने इंडिया टुडे से बताया था कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस चेन्नई सोमालिया तट के पास अपहंत जहाज एमवी लीला नोरफोक के पास पहुंच गया है। भारतीय युद्धपोत ने अपना हेलीकॉप्टर उतार दिया है और समुद्री लुटेरों को लूटे गए जहाजों को छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी। जहाज पर सवार भारतीय दल सुरक्षित है और मरीन कमांडोज मार्कोस ऑपरेशन के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कार्गो शिप से मार्कोस कमांडो ने जिस प्रकार से 15 भारतीयों को सुरक्षित निकाला और जहाज को समुद्री लुटेरों ने जो किडनैप किया था इससे छुड़ाया गया। ऐसे में इस भारतीय कमांडोज की पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। दोस्तों जैसा कि आप ये ट्वीट देख पा रहे होंगे, जहां पर अमेरिकी आयन माइल्स चियोंग कहते हैं कि भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों को हरा दिया। किसी को इसे यानी इस वीडियो को जो बाइडेन को भेजना चाहिए ताकि जो बाइडेन को दिखाया जा सके कि ये कैसे किया जाता है, ताकि जो बाइडेन भी सीख सके और अपनी सेनाओं को सिखा सके। जी हाँ दोस्तों, यानी अमेरिकी सेना तक को सीख लेने की बात कही गई है। जी हाँ, और ये किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिका के लोगों ने ये बात कही है। दोस्तों अगर आप भी ऐसे में अपने भारतीय नौसेना के कमांडोज के इस साहस के कार्य का दिल से समर्थन करते हैं, थैंक यू सो मच मार्कोस कमांडोज कहना मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही साथ हमें गर्व है अपने भारतीय सेना पर, जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां चीन के राजनयिक आरएसएस के मुख्यालय गए, ग्लोबल टाइम्स में मोदी सरकार की तारीफ। इस बदली नीति की आखिर क्या हो सकती है वजह बता दें। हाल के समय में चीन से जुड़ी 2 खबरें आई हैं जिसने सभी को हैरान कर दिया। पहली खबर यह थी कि अक्सर भारत की आलोचना करने वाला ग्लोबल टाइम्स भारत की जमकर तारीफ कैसे करने लगा। जी हाँ, चीन के कम्युनिस्ट सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी। आप सभी को पता होगा, कल की खबर में हमने आपको बताया था। तो वहीं दूसरी तरफ आज एक और खबर सामने आई है जिसमें बताया गया है कि चीनी राजनयिकों का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर मुख्यालय का दौरा करके आया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन के कई डिप्लोमेट्स ने दिसंबर में नागपुर में स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय का दौरा किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी राजनयिकों ने दिसंबर के पहले सप्ताह रोशिम बाग में आरएसएस स्मृति मंदिर परिसर का दौरा किया। आरएसएस के एक अधिकारी ने भी चीनी राजनयिकों के दौरे की पुष्टि की है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के राजनयिकों द्वारा आरएसएस के मुख्यालय में यह पहला दौरा है और यह दौरा अहम है क्योंकि आरएसएस चीन का वैचारिक विरोधी रहा है और वो पड़ोसी देश की विस्तारवादी नीति की अक्सर आलोचना भी करता रहा है। जी हाँ, अब ऐसे में एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ करना, भारत की जमकर तारीफ करना, दूसरी तरफ राजनयिक का आरएसएस के मुख्यालय पर जाना, ये कहीं ना कहीं दोस्तों सबसे बड़ा संकेत दे रहा है कि अचानक चीन के बर्ताव में बदलाव कैसे और क्यों आया। क्या चीन को मिल गई है मोदी के दोबारा आने की आहट? क्या पहले से ही पता चल चुका है चीन को कि मोदी 2024 में फिर एक बार सत्ता में आने वाले हैं? भारत की हर तरक्की पर जहर उगलने वाला
वाला अखबार आज भारत की तारीफ कैसे कर रहा है, क्योंकि दोस्तों इस आर्टिकल में लेखक घूम फिर कर पिछले 4 साल की उपलब्धियों पर फोकस कर रहा है या पिछले 10 सालों में आए बदलावों की बात करता है। मतलब भारत की सारी प्रगति को वो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से जोड़कर देखता है। आर्टिकल पढ़ते हुए ये लगता है कि व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के लिए चीनी सरकारी मीडिया से ये लिखवाया गया हो। ऐसे में संभव भी हो सकता है। हर देश में स्थिति दूतावास अपनी सरकारों को उस देश के भविष्य के बारे में बताते रहते हैं, जिसके आधार पर कोई भी देश दूसरे देश के साथ अपने संबंधों को रीडिफाइन करते हैं। 2014 के पहले अमेरिकी राजदूत नरेंद्र मोदी से मिलने गुजरात पहुंच गए थे, क्योंकि अमेरिका को यह लगने लगा था कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं। और अब दोस्तों यही सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि चीन को पता चल चुका है कि 2024 में भी पीएम नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, तो क्यों ना रिश्ते फिर से सामान्य किए जाए और भारत की और मोदी जी की तारीफ की जाए। बहरहाल दोस्तों इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन कितनों को ऐसा लगता है कि इसके पीछे भी चीन कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहा होगा? जिन जिन को लगता है बताइएगा जरूर। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां छत्तीसगढ़ से बहुत बड़ी और बुरी खबर, बीएसएफ जवानों को लेकर जा रहा वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 17 जवान अपने घायल, 5 की हालत गंभीर। बता दें छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में सीमा सुरक्षा बल के जवानों को लेकर जा रहा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस घटना में 17 जवान घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कांकेर जिले के रावघाट और नारायणपुर जिले के ताड़ोकी थाना क्षेत्र के मध्य सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवानों को लेकर जा रहा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्होंने बताया कि इस घटना में वाहन सवार 17 जवानों को चोट पहुंची है और घायलों में से 4 जवानों को बेहतर उपचार के लिए रायपुर भेजा गया है। अधिकारियों ने बताया कि जिले के फुलपाड़ गांव में स्थित बीएसएफ के शिविर से 162 वी बटालियन के जवान एक वाहन में सवार होकर अंतागढ़ रेलवे स्टेशन के लिए निकले थे। जवान छुट्टी में जाने वाले थे। उन्होंने बताया कि वाहन जब रावघाट और ताड़ोकी थाना क्षेत्र के बीच कुम्हाड़ी गांव के करीब पहुंचा तब वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस घटना में 17 जवान घायल हो गए। बहरहाल दोस्तों इनके अच्छे हेल्थ के लिए और जल्द से जल्द ठीक हो जाए इसके लिए कामना जरूर करिएगा। दोस्तों गेट वेल सून जरूर कह दीजिएगा अपने बीएसएफ जवानों को। अगली खबर की ओर चले, जहां पर भारत विरोधियों की बांग्लादेश में कोई जगह नहीं। चुनाव से पहले शेख हसीना के मंत्री का बहुत बड़ा बयान, इंडिया को बताया दोस्त। जी हां, बांग्लादेश में रविवार को आम चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव पूरे क्षेत्र पर असर डालने इसके लिहाज से बेहद खास है। मतदान से पहले बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमान खान ने रविवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक आवामी लीग सत्ता में है तब तक बांग्लादेश अपने क्षेत्र का इस्तेमाल किसी भी भारत विरोधी गतिविधि या आतंकवाद के लिए करने की इजाजत नहीं देगा। पीएम शेख हसीना की सरकार में वो वरिष्ठ मंत्री है। उन्होंने ये भी विश्वास व्यक्त किया कि उनके देश में चीनी निवेश चिंता का कारण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंधों की तुलना किसी भी चीज से नहीं हो सकती जो आने वाले दिनों में और मजबूत होगा। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आवामी लीग सरकार 7 जनवरी को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के पक्ष में है और दावा किया गया कि मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने बहुमत हासिल न करने के डर से चुनाव का बहिष्कार किया। आवामी लीग ने एक कार्यवाहक सरकार से चुनाव कराने के फैसले से इनकार कर दिया था। इसे देखते हुए बीएनपी ने चुनावों का बहिष्कार किया। जी हाँ, अब ऐसे में बांग्लादेश के गृह मंत्री ने जिस प्रकार से यह बड़ा बयान दिया है भारत के साथ संबंधों को लेकर, कहीं ना कहीं दोस्तों वास्तव में बताता है कि भारत ने जो बांग्लादेश के लिए किया था उसको वाकई में आज भी प्रिजर्व रखा गया है। मानते कि नहीं आप लोग इस बात को बताइएगा जरूर। और साथ ही साथ दोस्तों कौन कौन ये चाहता है कि फिर से शेख हसीना ही आनी चाहिए सत्ता में, बताइएगा जरूर कमेंट में लिखकर। देखते कौन कौन चाहता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आम चुनाव से पहले ढाका पहुंचे भारतीय चुनाव आयोग के 3 सदस्य शेख हसीना ने जनता से कर डाली है अपील। बता दें बांग्लादेश में 7 जनवरी को होने वाले 12वें आम चुनाव से पहले भारत के चुनाव आयोग के 3 सदस्य ढाका पहुंचे हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले हैं। बांग्लादेश दूतावास के अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। दरअसल भारतीय चुनाव आयोग के ये सदस्य अंतर्राष्ट्रीय चुनाव पर्यवेक्षकों की टीम का हिस्सा बनकर ढाका पहुंचे हैं। जी हाँ, अधिकारी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर भारत के चुनाव आयोग से 3 वरिष्ठ अधिकारी ढाका पहुंचे हैं। चुनाव आयोग ने 7 जनवरी को होने वाले आम चुनाव में शांतिपूर्ण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पूरी व्यवस्था कर ली है। बता दें कि तैयारियों के बावजूद विपक्षी पार्टी बीएनपी ने चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। अब ऐसे में आवामी लीग के अध्यक्ष शेख हसीना ने गुरुवार को जनता से आम चुनाव में वोट डालकर उनकी पार्टी को चौथी बार सत्ता में लाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज मैं चुनाव चिन्ह नाव पर वोट मांगने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। जी हाँ, अगली खबर की ओर चले, जहां पर मोस्ट वांटेड आतंकी जावेद मट्टू उगलेगा। आतंक का हर एक राज पुलिस को मिली 5 दिन की कस्टडी। बता दें अदालत ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में 11 आतंकी हमलों के मामलों में आरोपी हिजबुल मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकी को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बृहस्पतिवार को जावेद अहमद मट्टू जो 32 साल का उसको राष्ट्रीय राजधानी से गिरफ्तार किया था। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नबीला वली ने मट्टू को अदालत में पेश करने के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा दायर एक आवेदन पर 1 सप्ताह के लिए हिरासत में भेज दिया। मट्टू को निजामुद्दीन के पास डीएनडी से उस समय पकड़ा गया जब वो हथियारों की खेप लेने दिल्ली आया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जावेद पर 10 लाख
लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। ये जम्मू कश्मीर में वर्ष 2010-11 से आतंकी वारदात को अंजाम दे रहा था। जी हाँ दोस्तों, वैसे में वाकई में ये एक आतंक का राज उगलेगा, कब कैसे कहां पर क्या हुआ था। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, जहां 2 करोड़ में बिकी दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी, सनातन विद्यालय खोलने के लिए खरीदा डॉन का बंगला। बता दें, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की 4 प्रॉपर्टी की शुक्रवार को नीलामी हुई। इस नीलामी में दाऊद का एक बंगला 2 करोड़ रुपए में बिका है। वहीं एक प्रॉपर्टी 3 लाख रुपए में नीलाम हुई। वहीं दूसरी तरफ 2 प्रॉपर्टी जिसे प्लॉट कहा जा सकता है, उनकी किसी ने नीलामी नहीं लगाई। मुंबई में स्थित दाऊद इब्राहिम की 4 प्रॉपर्टी की नीलामी शुक्रवार को हुई, जिसमें से 2 प्रॉपर्टी नीलाम हो गई, लेकिन 2 प्रॉपर्टी की किसी ने नीलामी नहीं लगाई। ऐसे में निश्चित है कि उसकी 2 प्रॉपर्टी बाद में नीलामी की जाने की संभावना है। ये प्रॉपर्टी वो है जिन्हें स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट 1976 के तहत जब्त किया गया था। जी हाँ, 2 करोड़ में दाऊद की प्रॉपर्टी लेने वाले अजय श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने इस भूखंड के लिए इतनी बड़ी रकम इसलिए दी क्योंकि वे अंक ज्योतिष पर विश्वास करते हैं और भूखंड की संख्या उनकी राशि के हिसाब से शुभ है। जी हाँ, उन्होंने बताया कि वो एक सनातनी है। इस भूखंड पर मैं एक सनातन विद्यालय खोलूंगा। दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी की नीलामी शुक्रवार को तस्कर और विदेशी मुद्रा हेर फेर करता अधिनियम 1976 के तहत की गई। अगली खबर की ओर चले, जहां भारत और चीन की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बना नेपाल, ड्रैगन के निशाने पर अब हिमालय का खजाना। बता दें, हिमालय की गोद में शतरंज की बिसात बिछी हुई है, जहां 2 विशाल पड़ोसी देश भारत और चीन नेपाल में भू राजनीतिक दाव लगा रहे हैं। हालांकि हाल के वर्षों में नेपाल के साथ चीन की राजनीति और आर्थिक साझेदारी बढ़ रही है। नेपाल भारत संबंध सदियों के सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संबंधों पर आधारित है। दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का संबंध रहा है। आज का नेपाल एशिया की 2 प्रमुख शक्तियों चीन और भारत के बीच कूटनीतिक सामंजस्य बैठाने को लेकर असहज स्थिति में है। नेपाल में राजनीतिक प्रभाव के लिए बीजिंग और नई दिल्ली के बीच लंबे समय से चली आ रही कूटनीतिक प्रतिद्वंदिता का अब एक नया फोकस है कि देश का जल विद्युत क्षेत्र करीब 6000 नदियों के साथ नेपाल की पन बिजली क्षमता 42,000 मेगावाट तक होने का अनुमान है। पन बिजली को भारत को बेचकर हिमालय से घिरा नेपाल मालामाल हो सकता है। इसी क्रम विदेश मंत्री जयशंकर जी नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक के लिए हिमालय राष्ट्र की 2 दिवसीय यात्रा पर है। एसएमएस के साथ ही जयशंकर जी की यात्रा के दौरान भारत ने नेपाल को भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए $75.11 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की है। अब इस घटना के बीच नेपाल के भीतर चीन के अनुकूल गुटों में पैठ बनाने का अवसर जरूर खोल दिया था। साल 2018 में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जिसकी बीजिंग के प्रति गहरी सहानुभूति है, सत्ता में आई। इसने साल 2021 तक नेपाल में शासन किया। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के समय के दौरान बीजिंग और काठमांडू ने संबंधों के स्वर्ण युग का अनुभव किया। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं भारत और चीन की प्रतिस्पर्धा का यह अखाड़ा बन चुका है नेपाल, और नेपाल को चीन कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कि वो भारत को छोड़ चीन की ओर हाथ बढ़ाए। लेकिन अब देखना यह होगा कि नेपाल क्या करता है। अगली खबर की बात करें, जहां ईरान ने खाई बदले की कसम, आतंकी हमलों के दोषी आईएस को सिखाएगा सबक। जी हाँ, मस्जिद पर लगाया लाल झंडा। दरअसल खाड़ी देशों में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब ईरान में 2 दिन पहले बुधवार को हुए 2 बम धमाकों के बाद वहां भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इस दोहरे धमाके में करीब 100 लोगों की मौत हो गई थी। ईरान अब इस आतंकी हमले का बदला लेने पर आमदा हो गया है और इसके लिए उसने जामकरण मस्जिद पर लाल झंडा लगा दिया है। ये लाल झंडा कोई आम झंडा नहीं है, बल्कि ईरानी लाल झंडा बदले की कसम का प्रतीक माना जाता है। ईरान ने दोहरे आतंकी धमाकों का बदला लेने के लिए ये झंडा, लाल झंडा लगाया है। ईरान की ओर से 5वीं बार बदले वाला लाल झंडा लगाया गया है। इससे पहले जनरल सुलेमानी की हत्या के बाद भी ईरान ने मस्जिद पर लाल झंडा लगाया था। ईरान में हुए 2 धमाकों की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट यानी आईएस ने ले ली है। इस्लामिक स्टेट की ओर से हमले की जिम्मेदारी लिए जाने के बाद ईरान भड़क गया है और वो आईएस को सबक सिखाने की जुगत में लग गया है। जी हाँ, ईरान की ओर से धमाकों के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करने का संकल्प लिया गया है। साथ ही साथ अगली खबर बताते हैं, विक्रम सिंघे ने तमिलों की मांग के हल के रूप में भारत की ओर से प्रस्तावित 13A का समर्थन किया। कोलंबो। जी हाँ, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे ने अल्पसंख्यक तमिल समुदाय की राजनीतिक स्वायत्तता की लंबे अरसे से लंबित मांग के समाधान के लिए भारत द्वारा प्रस्तावित 13वें संशोधन को लागू किए जाने का शुक्रवार को समर्थन किया। भारत श्रीलंका पर 13वें संशोधन को लागू करने के लिए जोर देता रहा है, जिसे वर्ष 1987 के भारत श्रीलंका समझौते के बाद किया गया था। 13A संशोधन तमिल समुदाय की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करता है। तमिल बहुल उत्तरी प्रांत की राजधानी जाफना में पेशेवरों के एक समूह को संबोधित करते हुए विक्रम सिंघे ने कहा कि सत्ता में भागीदारी केवल एक राजनीतिक अवधारणा नहीं बल्कि एक आर्थिक वास्तविकता भी होनी चाहिए। वर्ष 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी नीतीश भारत सरकार के सीधे हस्तक्षेप के बाद 13A श्रीलंका के संविधान का हिस्सा बना था। श्रीलंका में उत्तर और पूर्व प्रांतों के अस्थायी विलय के साथ 9 प्रांतों के लिए 9 प्रांतीय परिषदों का गठन किया गया। अगली खबर बता दें, जयशंकर जी ने काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा की। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। नेपाल के दौरे पर गए विदेश मंत्री जी ने ट्वीट किया कि आज सुबह पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने
करने का सौभाग्य मिला। दोनों देशों के लोगों की भलाई और भारत नेपाल संबंधों के लिए प्रार्थना भी की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हैप्पी जर्नी जयशंकर जी, आप लोग अवश्य कहिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान से बड़ी खबर, इमरान खान की पार्टी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। आखिर क्या है मामला, बता दें। पाकिस्तान के एक आतंकवाद विरोधी कोर्ट ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान पंजाब प्रांत में ISI भवन पर हमले में कथित संलिप्तता के लिए इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को शुक्रवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया। दरअसल 9 मई को कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के परिसर से अर्धसैनिक रेंजरों द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री और PTI पार्टी प्रमुख खान की गिरफ्तारी के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिन्ना हाउस, बोले तो लाहौर कोर कमांडर हाउस, मियांवली एयरबेस और फैसलाबाद में ISI भवन सहित एक दर्जन सैन्य प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की थी। साथ ही रावलपिंडी में सेना मुख्यालय पर भी पहली बार भीड़ ने हमला किया था। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, अमेरिका में फिर से हिंदू मंदिर पर बहुत बड़ा हमला। कैलिफोर्निया में पूजा स्थल पर लिखे खालिस्तान समर्थित नारे। बता दें, अमेरिका में एक बार फिर से हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। कैलिफोर्निया स्थित हिंदू मंदिर पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे गए हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। गौरतलब है कि हाल ही में कैलिफोर्निया के स्वामी नारायण मंदिर पर भी हमला हुआ था और उस दौरान भी मंदिर पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे गए थे। कनाडा में भी हाल के समय में कई हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है। ताजा मामले में कैलिफोर्निया के बे एरिया में स्थित हिंदू मंदिर शेरावाली मंदिर पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे गए। कुछ ही दिन पहले कैलिफोर्निया के शिव दुर्गा मंदिर में चोरी की घटना हुई थी। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन मंदिर समिति के जुड़े लोगों के संपर्क में है। घटना की पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी गई है। कैलिफोर्निया के स्वामी नारायण मंदिर पर हमले की अमेरिका के विदेश विभाग ने भी निंदा की थी। अब ऐसे में दोस्तों सवाल सबसे बड़ा तो यही उठता है कि और मामलों में तो अमेरिका की सरकार, अमेरिका की FBI बहुत जल्दी एक्शन लेती है और वादा करती है एक्शन लेने का, लेकिन इस मामले में आखिर FBI क्या कर रही है, क्या कर रही है अमेरिका की सरकार? क्यों मंदिरों पर हमले और मंदिरों पर लिखे गए अभद्र नारों को रुकवा नहीं पा रही है? क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या इस पर भी अमेरिकी सरकार मिली हुई है, बाइडेन सरकार? जो भी लगता हो बताइएगा जरूर। अगली खबर की ओर चले, जहां म्यांमार में चीन के बंदरगाह निर्माण ने पकड़ी रफ्तार। भारत की बड़ी टेंशन, आखिर क्या है खतरा, बता दें। चीन ने म्यांमार के पश्चिमी तट पर लंबे समय से रुके हुए कियाऊ कफ्यू गहरे समुद्र बंदरगाह के निर्माण में तेजी ला दी है। भारत को चीनी बंदरगाहों से घेरने की नीति के लिहाज से इसे डिजाइन किया गया है ताकि बाद में इसे मिलिट्री फैसिलिटी में बदला जा सके, जहां जहाज और पनडुब्बियां रुक सके। पाकिस्तान के ग्वादर और श्रीलंका के हम्बनटोटा में पहले ही चीन बंदरगाह बना चुका है। हालांकि म्यांमार के कियाऊ कफ्यू की लोकेशन बेहद खास है। ये भारत के पूर्वी तटों के लिए सीधा खतरा है। खास तौर से भारत के निर्माणाधीन नौसैनिक अड्डे, बोले तो INS वर्षा के ये करीब है। भारत की रक्षा के लिए ये बेस बेहद खास है। परमाणु हमले और बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों को रखने के लिए ये बेहद खास है। इस बेस से पनडुब्बियों को गुप्त रखा जा सकता है। अगले 2 दशकों में भारत में बेहद कम संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां होने की संभावना है। अगर चीन इन नौकाओं की आवाजाही पर नजर रखने में सक्षम रहा तो युद्ध की स्थिति में वो बेहतर स्थिति में होगा। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में देखते हैं भारत की मोदी सरकार क्या बड़ा कदम उठाती है इस मामले में। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, क्या पुतिन को मारने की थी प्लानिंग, हम शक्ल को दिया गया जहर, नए साल पर दिया था भाषण। बता दें, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बॉडी डबल यानी हम शक्ल को मारने की कोशिश की गई है। द मिरर की रिपोर्ट की माने तो पेशे से बढ़ई का करने वाले काम पुतिन के बॉडी डबल को बेलारूस में जहर दिया गया था। हालांकि हत्या के इस षड्यंत्र में उसकी जान बच गई है। येवगेनी वासिलिविच नाम के एक शख्स की पहचान पुतिन के बॉडी डबल के रूप में की गई है। रूसी टेलीग्राम अकाउंट पर जनरल SVR ने बिना सबूत दिए कल दावा किया कि येवगेनी के हाथ और पैर और गर्दन की त्वचा पर चकते पड़ गए हैं। डॉक्टर ने शुरुआत में एलर्जी माना था, लेकिन जब टेस्ट के रिपोर्ट सामने आए तो उन्होंने तुरंत रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेत्रुशेव से संपर्क किया। रिपोर्ट की माने तो पुतिन के बॉडी डबल वासिलिविच फिलहाल खतरे से बाहर है। ऐसा बताया जा रहा है कि उन्हें जहर की खुराक कम मात्रा में दी गई होगी। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि आखिर जहरीला पदार्थ पुतिन के बॉडी डबल तक पहुंचा कैसे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां अयोध्या के राम मंदिर पर क्या बोले पाकिस्तानी विशेषज्ञ, कहा मंदिरों का तोड़ा जाना तो वाकई में एक सच है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इस साल राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और इस दौरान बहुत भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम पर भारत में तो लोगों की नजर है ही, पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे देशों की भी इस पर निगाह है। पाकिस्तान में लोगों का मानना है कि राम मंदिर के बनने में कोई बुराई नहीं है। अगर उसका भारत की सत्ताधारी पार्टी सियासी इस्तेमाल कर रही है या PM इसमें आ रहे हैं तो इसमें कुछ खराबी नहीं है। पाकिस्तान के यूट्यूबर शुहेब चौधरी से बात करते हुए पाक मूल के अमेरिकी साजिद तरार ने यह बात कही है। साजिद तरार ने कहा कि बाबरी मस्जिद की जगह पर भारत में मंदिर बन रहा है तो ये सच है कि भारत में बाहर से लोग आते रहे और मंदिरों को तोड़ा गया। ऐसे दुनिया भर में हुआ है कि बादशाहों ने दूसरे धर्मों के स्थलों को तोड़ा है। अब भारत के लोग मंदिर बना रहे हैं और सरकार इसमें शामिल दिख रही है तो खराबी क्या है? ये तो अच्छी बात है। भारत और पाकिस्तान में धर्म का बदला जाना भी एक सच है, इस पर किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भारत से पाकिस्तान
पाकिस्तान को रिश्ते बेहतर करना बहुत जरूरी है। वैसे में दोस्तों साजिद तरार ने वाकई में कहीं ना कहीं मंदिर को लेकर पते की बात कही और कहा है कि मंदिर को वाकई में तोड़ा जाता था एक समय में, और आज अगर बाबरी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया जा रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं। बहरहाल दोस्तों साजिद तरार की इस बात को लेकर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर, लेकिन कमेंट में जय श्री राम कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां जापान में आया भूकंप तो प्रधानमंत्री मोदी का छलका दर्द, पीएम किशिदा को लिखा पत्र, कहा मैं बहुत दुखी हूं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जनवरी को जापान में आए भूकंप पर दुख जताया। उन्होंने अपने समकक्ष प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को पत्र लिखकर जापान और उसके लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की है। पीएम मोदी ने कहा कि जापान में आए बड़े भूकंप से वो बहुत दुखी है। अगली खबर की ओर चले, जहां पर लाल सागर की रक्षा करेंगे 20 देश, हुती हमलों के खिलाफ यूएस से फ्रांस तक लामबंद। जी हां, लाल सागर में हुती हमलों में तेजी के बीच समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 20 से अधिक देश अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गए हैं। अमेरिकी नौसेना बल सेंट्रल कमांड के कमांडर वाइस एडमिरल ब्रैड कूपर ने गुरुवार को प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी है। साथ ही साथ आपको बता दें बड़ी खबर, बंगाल में हुए हमले को लेकर ईडी का पहला बयान, कहा जान लेने के इरादे से 800 लोगों ने किया अटैक। जी हां, 800 लोगों ने पहले भीड़ ने मिल करके घेरा, 2 अफसरों के सिर फोड़े, फोन पर्स छीने। जी हां, टीएमसी नेता के घर पर छापा मारने गई ईडी की टीम के साथ क्या क्या हुआ सारी जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में शुक्रवार की सुबह ईडी की टीम जनता का राशन लूटकर 700 करोड़ के भ्रष्टाचार के केस के आरोपी के घर छापा मारने पहुंची, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के उकसावे पर भीड़ ने ईडी के अधिकारियों पर हमला बोल दिया। 800 से 1000 लोगों की भीड़ ने टीम को घेर लिया और ईडी अधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है। ईडी के अधिकारियों की 2 गाड़ियों को रोका गया था, इसमें कुल 5 अधिकारी जख्मी हुए, 3 को ज्यादा चोटें आई हैं। भीड़ ने ईडी के अधिकारी का सिर पत्थर से फोड़ दिया, लोगों के हाथ में लाठी डंडे और पत्थर थे। ईडी अधिकारी राजकुमार राम के सिर में डॉक्टर को 7 टांके लगाने पड़े। सोमनाथ दत्त और अंकुर गुप्ता नाम के 2 और अधिकारी बुरी तरह से घायल हुए हैं। देश में ईडी के अधिकारियों पर कभी यूं जानलेवा हमला नहीं हुआ, इस बार तो हद ही हो गई। इस बार ये हमला पश्चिम बंगाल में हुआ। ईडी के अधिकारी राजकुमार राम को सिर पर रुमाल बांधनी पड़ी ताकि बहते खून को रोका जा सके, जबकि ईडी के दूसरे जांच अधिकारी के जैकेट की कॉलर के पास से खून बह रहा था। आरोप है कि ये सत्ता समर्थित गुंडों की वो फौज है जिसका मकसद सिर्फ एक था, ईडी अधिकारियों पर हमला करना। हमला करके टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी रोकना, छापेमारी रोककर बंगाल के राशन घोटाले की जांच में बाधा पहुंचाना, जांच में बाधा पहुंचाकर गिरफ्तार खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को बचाना। जी हां, वहीं पर घायल अधिकारियों से मिलने अस्पताल पहुंचे राज्यपाल। ईडी ने कहा कि भीड़ ने जांच एजेंसी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। अब ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं जिस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी एक्शन में आए और उन्होंने केंद्र को इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की, कहीं ना कहीं अब ये दर्शाता है कि बंगाल में इस बार कुछ बहुत बड़ा होने वाला। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों इस प्रकार से उपद्रवियों को बढ़ावा देने वाली सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, बंगाल से तुरंत प्रभाव से टीएमसी की सरकार को सत्ता से हटा दिया जाना चाहिए। तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ कौन कौन चाहता है कि बंगाल में बदलाव होना बहुत जरूरी है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बहरहाल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमले को लेकर ममता बनर्जी पर अधीर रंजन चौधरी का भी बड़ा बयान, कहा आज हमला हुआ कल हत्या भी हो सकती है। जी हां, अधीर रंजन चौधरी का तृणमूल कांग्रेस पर बड़ा हमला जारी है। अधीर रंजन चौधरी ने अब पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को ईडी टीम पर हुए हमले के संबंध में कांग्रेसी सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ईडी अधिकारियों पर सत्तारूढ़ सरकार के गुंडों के हमले के बाद यह स्पष्ट है कि राज्य में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। आज वे घायल हुए हैं, कल उनकी हत्या भी हो सकती है, ये मेरे लिए आश्चर्य की बात नहीं होगी। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें जहाँ बहुत बड़ी राम भक्त बनती है 72 घंटे में मार देंगे। जी हाँ, राम दरबार लगाने वाली रूबी खान को मिली धमकी। दरअसल अलीगढ़ में बीजेपी नेता रूबी आसिफ खान को जान से मारने की धमकी मिली है। उनके घर धमकी भरा लेटर डाला गया है। लेटर में उन्हें 72 घंटे में जान से मारने की धमकी दी गई है। घर में धमकी भरा लेटर को डालने वाला युवक सीसीटीवी में कैद हुआ है। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। सूचना पर इलाका पुलिस और सीओ अभय कुमार पांडे पहुंचे हैं। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक चल कर दीजिए, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।